Hi guys, Varun Wadhwa this side. I'm a founder of 3 companies, York Store, Edon Plus and VN Skating Academy. ये सेकंड पार्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकर वाली वीडियो का। और ये सेकंड पार्ट में आपने फर्स्ट पार्ट में आपने सारा जान लिया कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे हेल्प करते हैं आपके बिज़नेस में, आपके स्टार्टअप में। उसके बाद हमने देखा कि हमको क्या क्या क्राइटेरिया देखना है कि अगर हम पार्टनर ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर पार्टनर ला रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या देखने हैं कि क्या स्किल्स होने चाहिए, कैसा उनका बिहेवियर होना चाहिए, कैसे वो इंसान होने चाहिए और कैसे उनका पैशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब ये सेकंड वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन करने हैं, क्या बॉन्ड्स उनके साथ साइन करने हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, सारी लीगल वर्क कि क्या होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। तो अब हमको इस वीडियो में वो देखना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो की सेंस कुछ नहीं बनेगी, आपको पहले वो देख के आनी है, वो वीडियो देख के आओ, उसके बाद ये वीडियो देखो, तब आपको सेंस बनेगी अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानना है। तो एग्रीमेंट का सबसे पहला पॉइंट है ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। आपको सबसे पहला एग्रीमेंट उनके साथ साइन करना है कि आप कितने ड्यूरेशन तक आप अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ काम करेंगे। आप 6 महीने काम करेंगे, आप 3 महीने काम करेंगे, आप साल काम करेंगे, आप 1.5 साल काम करेंगे। आपको उसकी एक ड्यूरेशन देखनी है, आपको देखना है कि आप कितनी ड्यूरेशन पे काम करेंगे। और अब ड्यूरेशन कैसे डिसाइड करते हैं कि अब रैंडम तो कर नहीं सकते ना कि हाँ आप ऐसे करो, आप बंदे अच्छे लग रहे हो, हम आपके साथ ज़्यादा काम करेंगे, हम 1.5 साल काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको देखना है कि आप कितनी ड्यूरेशन काम कर रहे हो और वो ड्यूरेशन कैसे, क्राइटेरिया है ना, वो ड्यूरेशन कैसे देखना है कि कितनी ड्यूरेशन के साथ काम करना है। तो उसका क्राइटेरिया होता है कि आपको कितनी फंडिंग चाहिए, आपको कितने पैसे रेस करने हैं अपने स्टार्टअप के लिए, आपको अपने स्टार्टअप के लिए, आपको अपने बिजनेस के लिए, आपको 100 करोड़ चाहिए, आपको 1 करोड़ चाहिए, आपको 2 करोड़ चाहिए, आपको 10 लाख चाहिए, वो डिपेंड करता है आप पे। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया होता है जो आपके शेयर्स है, कितनी इक्विटीज़ है, आप कितने शेयर कर रहे हैं उनके साथ, आप कितना एक इन्वेस्टर को दे रहे हैं, आप 10% दे रहे हैं, आप 20% दे रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे वो बताएगा। सपोज़ आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप अपने बिजनेस के 100% पार्टनर, जो आपके 100% ओनरशिप है, उसके आप 30% की ओनरशिप आप डिसॉल्व कर रहे हैं। तो अब आपको क्या होगा, 30% के लिए वो बताएगा कि मैं 5% के लाऊंगा, 2 मैं 10% का लाऊंगा, या 7% का लाऊंगा, 3% का लाऊंगा। ऐसे करके आपके पूरे 30% के स्टेक्स जाएंगे और आपके 4-5 इन्वेस्टर्स आएंगे। या फिर एक ही वो मास्टर स्ट्रोक मारे और एक ही इन्वेस्टर ले आए जो पूरे 30% इक्विटी आपसे ले ले, तो वो उसको उस चीज़ के लिए टाइम चाहिए होगा कि उसके अगर उसको 5 इन्वेस्टर्स लाने तो उसको कम से कम 500, 100, 200 लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा, उनको प्लान्स भेजना पड़ेगा, उनको ब्लूप्रिंट्स भेजने पड़ेंगे, उनको स्टोरी समझानी पड़ेगी। तो इसमें टाइम ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। और फिर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर सिर्फ अकेले आपके साथ नहीं काम कर रहा होगा, वो उस टाइम पे 1-2 और बिजनेसेस के साथ काम कर रहा होगा। तो उस हिसाब से आपकी ड्यूरेशन सारी सेट होएगी। तो उसमें आपको और उसको बैठना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट सिर्फ आपके टर्म्स पे नहीं होगा, उसकी टर्म्स पे भी होगा। तो आप दोनों को बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा और स्मार्टली डिसीजन लेना, क्योंकि अब आप एग्रीमेंट साइन करा रहे हैं। अगर आप एग्रीमेंट किसी चीज़ का साइन कराते तो आप फंस जाते, तो फिर आपको एग्रीमेंट बहुत स्मार्टली डिसाइड करना है। तो सेकंड जो है वो है एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट एंड नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट। अब इसमें क्या होता है ना, जो एक्सक्लूसिव वाले लोग होते हैं ना, वो मतलब इसमें आपको बहुत चौकन्ना रहना, क्योंकि अगर आपने किसी अनाड़ी के साथ साइन कर लिया ना तो आप फंस जाओगे। मतलब 9-10 महीने तक अगर जितने भी आपने बॉन्ड साइन करी है, जितनी भी ड्यूरेशन की, और उस ड्यूरेशन में अगर आप कहीं और से फंडिंग उठाते हो, सपोज़ आप खुद फंडिंग उठाने में कामयाब हो जाते हो, या आपका कोई भाई बंधु दोस्त यार फंडिंग आपको दिलवा देता है, तो भी आपको जिसके साथ आपने एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन किया, आपको उसको फंडिंग देनी पड़ेगी। एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट में क्या होता है कि सिर्फ आपके स्टार्टअप के लिए, आपके बिजनेस के लिए ये ही इन्वेस्टर एग्रीमेंट, जिस ड्यूरेशन का आपने एग्रीमेंट बनाया, इस टाइम में यही बंदा आपके लिए फंडिंग उठा सकता है और कोई नहीं है। और अगर आप उठवा लेते हैं तो आपको उनकी फ़ीस देनी पड़ेगी, जितनी भी आपने फंडिंग उठाई है उसका 1%, 2% जितना भी आपने करा है एग्रीमेंट में, उनको वो देना पड़ेगा। तो आपको देखना है। और एक्सक्लूसिव लोग कौन साइन करते हैं ना, जो कि अपने फील्ड के धुरंधर होते हैं, जो मतलब एकदम मास्टर होते हैं ना, कि हाँ जैसे सपोज मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, तो मैं एक्सक्लूसिव साइन करूँगा तब जब मेरे को पता होगा कि यार ये वाला स्टार्टअप मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वाले स्टार्टअप के लिए ही मैं बनाऊँ, और ये वाले स्टार्टअप से मैं पर्सनली अटैच हो गया। जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया कि उसको वो पैशन आ गया, उसको वो प्यार हो गया आपके स्टार्टअप से, तो वही लोग एक्सक्लूसिव साइन करते हैं। और दूसरा, वो लोग प्रेफर करते हैं एक्सक्लूसिव साइन इसलिए भी करने का, देखो जो अच्छा होगा ना वो एक्सक्लूसिव साइन करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरी वर्थ है, तो मैं एक्सक्लूसिव पे ही जाऊँगा। मैं ये नहीं कर रहा कि हाँ जी आप मैं भी आपके लिए उठा रहा हूँ और आप किसी और से भी करवाओ। तो जिसने मार्केट में अच्छी वर्थ बना ली है वो एक्सक्लूसिव बोलेगा। बट ये वर्थ कैसे चेक करोगे, ये वर्थ आपको चेक करना है, क्योंकि जो बेकार होगा वो भी एक्सक्लूसिव बोलेगा। तो वो चीज़ आपको देखनी है कि आप जिसके साथ एक्सक्लूसिव साइन कर रहे हो उसके काबिल है या नहीं है। और नॉन एक्सक्लूसिव सिंपल है, आप एक को भी दो, आप 2, 3, 4 आप इन्वेस्टर्स बैंकर्स को देखो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर को देख के 3-4 लोगों को दे दो कि हाँ आप लोग काम करो और उनकी फ़ीस आप दे दो।
तो आप देखना कि अगर वो बहुत बढ़िया धुरंधर है, मतलब हाँ काम आपका कराएगा, तो एक्सक्लूसिव में जाना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा भी डाइसी हो और आपको चाहिए कि आप भी ट्राई कर रहे हो फंडिंग के लिए, तो फिर आप नॉन एक्सक्लूसिव पे जाना है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। थर्ड चीज़ है आपको पेमेंट और फीस का प्रॉपर एग्रीमेंट करना है। उससे पहले आप उससे 1-on-1 डिस्कशन कर लेना कि आप कितना दे रहे हैं, कितनी बात करनी है, और फिर एग्रीमेंट में लिखवाना है ये सारा। तो एक इसमें ना सबसे ज़्यादा एक टर्म यूज़ होती है ड्रॉप डेड फीस। तो ड्रॉप डेड फीस को आसान भाषा में समझाऊं तो ये वो चीज़ है जो आपका काम स्टार्ट होने से पहले आप एक पेमेंट करते हैं, जो मतलब अगर आपने किसी से, मतलब अगर आप कभी पैम्पलेट वगैरह छपाए होंगे तो आप एडवांस देते हैं, आपने बिजनेस कार्ड छपाए होंगे तो आप एडवांस देके जाते हैं 300, 400, 500 रुपये जो भी होता है। तो ये होती है ड्रॉप डेड फीस। बेसिकली एडवांस होता है काम स्टार्ट करने से पहले का पैसा कि हाँ जी हम एक डील लॉक कर रहे हैं। तो ये ड्रॉप डेड फीस ना जितनी कम रख सकते हो उतनी रखना, क्योंकि वो लोग तो मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने काम कराना है आपका करोड़ों में, तो उसके हिसाब से 1% निकालोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो मांगेंगे आपसे 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख। तो पर आपको कम से कम रखना है, आप 50,000 से 1 लाख से 1.5 लाख के नीचे ही रखें। आप ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि अगर आप दे देंगे तो फिर ये वाली चीज़ ना क्या होती है कि अगर आपका कुछ काम बने ना बने, आपके साथ उनके साथ बॉन्ड अच्छी रहे ना रहे, 1 महीने बाद 2 महीने बाद काम करने में मज़ा आए कुछ ना आए, तो ये वाले पैसे आपके डेड हो जाते हैं। तभी होते हैं ये ड्रॉप डेड फीस। तो ये वाली फीस आपकी एकदम डेड हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल कम रखें, बिल्कुल कम, क्योंकि वो आपको ना पेपर वर्क भी दे देंगे, वो प्रॉपर आपको ला के दे देंगे कि देखो ये वाला फंडिंग आने वाली है, ये बिल्कुल सारी चीज़ें, तो आप दे दीजिए और आप खुश हो जाएंगे यार पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। बट पैसे आने वाले हैं। और इन्वेस्टमेंट में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इट्स नॉट डन टिल द पेमेंट इज़ इन योर बैंक। तो जब तक तुम्हारे बैंक में पैसे नहीं आ जाते ना, ये वाला प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब लास्ट मोमेंट पे सब कुछ डन, सारा पेपर वर्क होने के बाद भी क्या होता है कि जिस दिन होता है ना कि अगले दिन मंडे को पेमेंट आने वाली है, आपके करोड़ों रुपए आपके बैंक में आने वाले हैं, उसी दिन वो मंडे मॉर्निंग से पहले ही सब कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ तक भी डील्स कैंसिल होती हैं। तो आपको ये बहुत होशियारी के साथ काम करना है, काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना है कि आप ड्रॉप डेड फीस को बहुत कम रखें, बहुत कम दें, जितना मिनिमम दे सकते हैं दें, लटका के दें कि अभी आप 30,000 ले लीजिए फिर 20,000 दे देंगे, फिर ऐसे ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एकदम से ज़्यादा दे देंगे ना तो फिर आप फंसते जाते हैं। तो पैसे हमेशा, जितना कैश होल्ड आपके हाथ में रहेगा उतनी ज़्यादा पावर आपके हाथ में रहेगी। तो ये चीज़ पे ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, NDA। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप उनको सारे अपने आइडियाज़ बताने वाले हो, अपने सारे फ्यूचर प्लान्स बताने वाले हो, आप बताने वाले हो कि उनको कि आप कैसे काम करने वाले हो, कैसे आपके पास प्रॉफिट्स आएंगे, कैसे आपके पास लॉस आएंगे, आपकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप अपनी कंपनी के सारे वो सीक्रेट्स उनको बताने वाले हो। तो आपको NDA साइन कराना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि वो आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन को आपके से बिना पूछे या आपके बिना कंसर्न के आगे लीक नहीं कर सकते। आगे किसी इन्वेस्टर्स को तक वो आपसे बिना बातचीत करे वो आगे नहीं पिच कर सकते। तो वो चीज़ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये NDA वाला ना, ये अगर किसी को अपना प्लान बता दो ना, जब हायर लेवल पे बता दो, जब आपको डर होता है कि यार मेरा प्लान कोई चुरा ना ले या कुछ है, तो NDA आपको उनके साथ साइन कराना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका स्टेजेस ऑफ डील्स। अब आपको इसमें क्या होगा ना, सबसे पहले आपसे जो आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर होगा वो आपसे पहले अथॉरिटी लेगा। अथॉरिटी जो उसके पास अथॉरिटीज़ होंगी कि उसके साइंस भी चलेंगे और ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो आपसे पहले एक अथॉरिटी लेगा, लेटर ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, जो आपकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो मैंने आपको पहले बताया NDA साइन करने से पहले जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। फिर आपसे इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब इसमें क्या होता है ना, ये एक बुकलेट होती है, जो एक बहुत प्यारी बुकलेट होती है, जिसमें आपको बताया जाता है, आपकी कंपनी के बारे में बताया जाता है, आपकी स्टोरी के बारे में बताया जाता है, आपके प्रॉफिट्स बताए जाते हैं, आपके लॉस बताए जाते हैं, आपकी टीम बताई जाती है। एक ग्लोरीफाई करते हैं, एक बुकलेट होती है जो आपकी पूरी कंपनी की बुकलेट होती है। आपका पूरा डे 1 से लेके अब तक जो भी जर्नी होती है उसमें होती है आपके आइडियाज़, आपके फ्यूचर प्लान्स, आपके पास्ट प्लान्स, आपने क्या गलतियाँ करी, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। आपकी टीम, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सारा कुछ उसमें एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में होता है। तो उसके बाद आपका ये चीज़ होगी, कितना इससे प्रॉफिट आ सकता है, कितना इससे सेल्स आ सकती है, कितना इससे हमारी कितनी बड़ी मार्केट है इस चीज़ की, जो भी सर्विस है आपकी, कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें उस मेमोरेंडम में होगी, वो सारे आप जो बुकलेट में होगी, आपकी ये बुकलेट बन जाएगी। अब इसके बाद फिर से अब आ जाते हैं पुरानी वाली स्टेज पे। उसके बाद क्या होएगा, आपके पास लोग आएंगे, मतलब आपके पास लेटर ऑफ इंटरेस्ट आएंगे। मतलब जैसे अगर सपोज 100 लोगों को आपकी बुकलेट भेजी है, तो 100 में से 50 लोगों का इंटरेस्ट आया, 30 लोगों का इंटरेस्ट आया, 10 लोगों का इंटरेस्ट आया, तो आपके बुकलेट उनके लेटर ऑफ इंटरेस्ट आएंगे कि हाँ हमको इस कंपनी में इंटरेस्ट है। अब आप प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास आए। तो फिर आ जाएगी नेक्स्ट स्टेज, आपको प्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ेगा। इसमें आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपके साथ जाएंगे, जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो आपके साथ जाएगा और आप दोनों प्रेजेंटेशन दोगे। वो थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेशन देगा, आप थोड़े से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उनके जवाब देना है, या फिर अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप दोनों मिलकर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो उस टाइम पर डिसाइड हो जाता है। तो अब आपके पास प्रेजेंटेशन देनी है। अब ये प्रेजेंटेशन बहुत आसान होने वाली है क्योंकि अब आप आ चुके हैं लिटरली एक इन्वेस्टर्स के सामने। अब आपको मतलब ये वाली चीज़ होती है स्टार्टअप्स के लिए एक ड्रीम होता है ये, मतलब मेरे लिए भी है। अभी मैंने भी जाना है वहाँ पे, तो मैं रिसर्च कर रहा था कि कैसे पहुँचते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं। तो फिर एक व्लॉग बना दूंगा मैं जब मैं जा रहा हूँ ना इन्वेस्टर के सामने, सर मेरा ये स्टार्टअप है यॉर्क स्टोर एंड ऑल। तो चलो ड्रीम दुनिया से बाहर आए और फिर आपको एकदम प्रेजेंटेशन देनी है, ऑसम प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मतलब लग जाए, ठीक है। उसके बाद सपोज आप 10 लोगों के पास गए जिनको आपने प्रेजेंटेशन दी, अब उसमें से ना जिनको मतलब 10 में से 3 लोग होंगे जो आपको देंगे नॉन बाइंडिंग टर्म शीट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, वो आपसे एक बॉन्ड साइन करा लेंगे कि हाँ हमको इंटरेस्ट आ रहा है और हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब वाओ, ठीक है। अब वो वाली स्टेज आ रही है कि आपको पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है फंडिंग मिलने की, तो अब वो नॉन बाइंडिंग टर्म शीट देंगे। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटमेंट में हाँ कर देते हैं, इन्वेस्टर्स भी हाँ कर देते हैं कि हाँ हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे गर्मा गर्मी में। बट क्या होता है नॉन बाइंडिंग का क्या फ़ायदा होता है कि आप और वो दोनों बैकआउट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सपोज आपने कोई पैसे दे दिए तो जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनको बैकक्लैश होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट ये नॉन बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी बॉन्ड में नहीं बन रहे हैं, आपने बस एक हामी भर दी है, हामी भरने का वो साइन कर दिया क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म है, तो आपने हामी भर दिए और अब आप नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट में आ गए हैं, जिसमें अब आप कभी भी मना कर सकते हैं कि नहीं मेरे को आपके साथ काम नहीं करना, मेरे को फंडिंग नहीं उठानी है आपसे, या फिर इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं कि नहीं मेरे को आप में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब आपको नॉन बाइंडिंग एक टर्म शीट मिलती है। उसके बाद वो इन्वेस्टर करेगा जितनी भी आपने प्रेजेंटेशन दी उसके साथ मिलकर, जो आपने बुकलेट दी, जितनी भी आपने चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई अपनी कंपनी से रिलेटेड, उसके बाद वो लोग करते हैं ड्यू डिलीजेंस। अब इसमें क्या होता है ना, वो लोग चेक करते हैं कि आप सच्चे थे या झूठे थे, मतलब जितनी चीज़ें आपने बताई ये सिर्फ प्लान्स हैं या एक्चुअल में हो रहा है, या आपकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनके आपने बारे में बताया, या आप इतनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, या आपके पास इतना ऑलरेडी लोगों का डेटा पड़ा है, या फिर आपके पास इतने रेगुलर क्लाइंट्स हैं, या फिर आपका मार्केटिंग इतना चलता है, या फिर कंपनी में आपकी क्या वैल्यू है, मतलब मार्केट प्लेस में आपका क्या नाम है, कितना नाम है आपको, कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोगों के फीडबैक्स क्या हैं। तो ये सब ड्यू डिलीजेंस में आ जाता है कि आप सच्चे हैं या झूठे हैं, आपकी कंपनी कितनी सच्ची है, कितनी लॉयल है। तो ये सारी चीज़ें ड्यू डिलीजेंस पे होती है। फिर इसके बाद वो करते हैं बाइंडिंग टर्म शीट, उसके बाद वो करते हैं शेयर होल्डर एग्रीमेंट, और उसके बाद आपको अपने पैसे मिल जाते हैं, फंडिंग मिल जाती है फाइनली। तो ठीक है, अब आपको समझ आ रही है, आपको सेंस बना रही है सारी चीज़ें कि आपको ऐसे स्टेप्स के बाद आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, और उसके बाद आपको फाइनली आपका पैसा मिल जाता है, आपकी कंपनी का पैसा। अब जब ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट होता है उसके बाद आपके पास आ जाती है बाइंडिंग टर्म शीट, जिसके बारे में बताया नहीं। तो बाइंडिंग टर्म शीट के बाद आप कह सकते हो कि अब पैसे आने की पॉसिबिलिटी 90% से प्लस हो जाती है, क्योंकि अब वो लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड है, उन्होंने एक बार देख लिया आपकी कितनी वैल्यू है, आपका सारा कुछ उन्होंने एनालाइज कर लिया। अब बस उनको एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करने हैं, उनको देखना है कि कौन कितने शेयर ले रहा है, कितने कैसे मिलेंगे, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे फंडिंग मिलेगी। अगर आपको 1 करोड़ मिल रहे हैं तो आपको एक ही बार में 1 करोड़ पूरे दे दिए जाएंगे, या फिर आपको 1 करोड़ महीने में डिवाइड कर करके दिए जाएंगे, या फिर आपको सपोज 10 करोड़ मिल रहे हैं तो 10 महीने में वो मिलेंगे एक करोड़। तो वो सारी चीज़ें उसके बाद फाइनल होती हैं। तो हमने सारी 5 स्टेजेस समझ ली, तो हम 6 स्टेज पे चलते हैं, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इन्वेस्टर्स। अब इसमें क्या होता है, सपोज ये वाला एग्रीमेंट आपको कराना ज़रूरी है कि सपोज मैं हूँ, अब मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ आपकी कंपनी में, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो भी इन्वेस्टर ढूंढ रहा है। अब अगर वो मेरे पास आ जाता है और उसने मेरे पास आने के बाद अगर मैंने आपके उसमें फंडिंग डाली तो उसकी कमीशन उस पर जाएगी। तो आपको ये वाली लिस्ट बनानी है कि यार ये 5-6 बंदों को मैं खुद रीच आउट करने वाला हूँ, इन 5-6 बंदों से मैं खुद डील करने वाला हूँ। तो आप उसके साथ एग्रीमेंट कर दोगे कि इन 5 लोगों के पास भाई साहब जी आपको नहीं जाना, ये मैं देखूँगा। तो अगर इनसे फंडिंग आती है, अगर ये पैसा डालते हैं तो आपकी फ़ीस नहीं मरेगी। आपकी फ़ीस का पर जैसे अगर आपने 1% दे रहे हैं उनको, तो आप उनको 10% मतलब 0.10% देंगे या 0.50% देंगे। तो मतलब पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने मेहनत करी है, पर आपने एक साइड पे आपने सेफर साइड चलने की कोशिश की कि ये 5 लोगों को मैं रीच आउट करता हूँ क्योंकि ये मेरे नोन में है, मेरे लिंक्डइन पे है, या मेरे पर्सनल टच में है, या मेरे किसी फ्रेंड का फ्रेंड है वो जो इन्वेस्टर है, और मैं साथ साथ मेरे को फंडिंग जल्दी चाहिए तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ भी काम कर रहा हूँ कि दोनों में से कहीं से भी जल्दी आ जाए। तो आप इनको इन 5 के बारे में पहले बता के रखेंगे कि इन बंदों को आप रीच आउट मत करना। अगर इनसे फंडिंग आती है तो इन फंडिंग का पैसा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा पैसा मिलेगा। अब
आप कहेंगे कि यार हम पैसा ही क्यों दें, कि मतलब अगर हम ला रहे हैं तो हम पैसा ही क्यों लें। तो अगर आपको पैसा देना ये ज़रूरी है क्योंकि आप उनके साथ बॉन्ड साइन कर रहे हैं और वो अपनी मेहनत डाल रहे हैं आपके पास। सपोज़ वो 500 से फंडिंग लाने में उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया और आप 1 महीने में फंडिंग ले आते हैं, पर उन्होंने एक बॉन्ड साइन की, उनका भी बिजनेस है तो उनको भी यही बिजनेस वो कर रहे हैं, तो इसलिए आपको उनको कुछ फीस देनी ज़रूरी होती है। ये मार्केट है ये, नहीं तो आपके बिजनेस और आपके एथिक्स की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिकना है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया, तो इसी के कंटिन्यूएशन में आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना है, पे पार्शियल फीस। अब इसमें क्या होता है ना, 50% फीस आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आप उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। और ना क्या होता है कि एक बार फंडिंग आ जाती है उसके बाद भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको वैल्यूएशन करनी होती है, आपको काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऑडिट होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें करवानी इन्वेस्टमेंट बैंकर से ही पड़ेंगी। तो इसलिए आपको उनको 50% तो देना पड़ेगा। देखो एक प्रोसेस होता है कि एक इन्वेस्टर आया, सपोज एक इन्वेस्टर लाया, तो अब अगर वो इन्वेस्टर वो लाया तो वो पूरा आपसे, अगर सपोज वो 3% चार्ज कर रहा है तो वो लाया। अब अगर वो लाया नहीं, वो बंदा आप ले आए, तो फिर आप उसके 50% काट दीजिए। आप उसको 50% वो मिनिमम है जो देना ही चाहिए और देना पड़ेगा भी, क्योंकि आप उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो ये वाले एग्रीमेंट में आप उनसे ये बात, मतलब ये एग्रीमेंट है, तो ये आपको 7 पॉइंट का एग्रीमेंट है ना, आपको ये बात उनसे क्लियर रखनी है कि अगर इन्वेस्टर उस 6 महीने के गैप में जो आपने उनके साथ ड्यूरेशन साइन किया, अगर आप ले आते हैं तो आप उनको 50% ही पे करेंगे, आप उनको पूरे 3% पे नहीं करेंगे। तो 50% का पे आप करेंगे, 1.5% उनको देंगे उसका, उस डील का। तो और वो मैं क्यों देना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो नहीं हम क्यों दें, हम ला रहे हैं इन्वेस्टर तो हम क्यों दें। तो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं उनको देनी है, क्योंकि एक तो आपने उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हो पूरे, और दूसरा आपको देना ज़रूरी इसलिए क्योंकि इसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये सारे काम होते हैं, तो इसलिए उनको देना ज़रूरी है। और लास्ट वाला पॉइंट कि मतलब लास्ट वाला एग्रीमेंट ये साइन करना ज़रूरी है, टर्मिनेशन। आपको ये वाला पॉइंट ज़रूर करना है कि आपके पास थोड़े राइट्स ज़्यादा हों टर्मिनेशन के टाइम पे, कि आप कभी भी डील क्लोज कर सकते हैं कि नहीं मेरे को इस इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ काम नहीं करना। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, एनालाइज करनी पड़ेंगी, और आपको फंडिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, इसके साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। आपको इस वीडियो में सारे एग्रीमेंट्स के बारे में बता दिया, कुछ नहीं छोड़ा इस वीडियो में, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। इस वीडियो के अलावा आपको कोई और देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर कुछ और पर्सनल चाहिए आपको तो आप एडॉन प्लस पे हमें रीच करिए, आप adonplus.com पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से मेरे से कॉल बुक कर सकते हैं और मैं पर्सनल गाइडेंस आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो बस फंडिंग उठा लो, पैसे कमा लो, मज़ा आ जाता है। मतलब कि मेरे को ना ये जर्नी ना फंडिंग वाली कैसी लगती है, एक फेस्टिवल की तरह लगती है। मतलब यार दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, हम सजाते हैं। जैसे दिवाली से पहले हम घर को सफाई करते हैं, सजाते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं, जो ख़राब लोग होते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं कंपनी में, हम उनको साफ़ करने लग जाते हैं। हम अपनी बैलेंस शीट इंप्रूव करते हैं, जैसे हम बम्स लाते हैं कि अब धमाल मचाएंगे, ऐसे ही हम अपनी कंपनी में सेल्स लगाते हैं। तो मेरे को मतलब बिल्कुल ये प्रोसेस लगता है, मतलब एक फेस्टिवल चल रहा है। तो अगर तुम्हारे को फंडिंग मिल जाती है, अभी मैं फंडिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ, अभी 2 साल तो नहीं, अभी बूटस्ट्रैपिंग से ही करना है। तो अगर तुमको मिल जाती है फंडिंग तो मेरे को बताना ज़रूर, कमेंट में बताना, या मेरे को किसी भी तरह रीच आउट कर लेना, क्योंकि ये वाली स्टोरीज़ ना मेरे को सुनने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा, मतलब पर्सनल कनेक्ट हो जाता है। तो आई रियली होप कि जिसने भी ये वीडियो देखी है, अगर वो फंडिंग उठाने वाला है रिसेंटली, तो बस मिल जाए तुम्हें, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, और थैंक यू।